देखिए ये सीरीज जो हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, रिकंसिलिएशन बहुत पूछा जाता है। तो बाकी और भी इम्पोर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, ऑपरेटिंग, है ना, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड। लेकिन ये जो बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों चैप्टर बहुत ज्यादा इसमें से एग्जाम में पूछा जाता है। तो बजटरी कंट्रोल है क्या? इसमें हम बजट बनाते हैं। बजट बनाने का फायदा क्या होता है? बजट बनाए बगैर आपको यही नहीं पता चलता कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं या नहीं। आप अगर मान लिया आप किसी के लिए कोई गिफ्ट लेने के लिए जा रहे हैं और आपने बजट नहीं बनाया, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। आपको तो 10,000 की चीज भी पसंद आ सकती है, 50,000 की भी आ सकती है, 200 रुपए की भी। तो हम डेली यूज में, लाइफ में भी बजट बनाते हैं कि हमें इतना खर्चा करना। तो जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अपना माल बना रहे हैं, तो हम जब तक उसमें ये बजट नहीं बनाएंगे कि कितनी हम सेल करेंगे, कितना हमारा मटेरियल का खर्चा होगा, कितनी प्रोडक्शन होगी, अगर हम सब ये नहीं करेंगे तो फिर हमारे बिजनेस में कोई एम ही नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। हम जो कर रहे हैं ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं एक एम बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे? बजट बनाएंगे। अब बजट और फोरकास्टिंग में फर्क होता है। फोरकास्टिंग होती है कि फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करना, लेकिन बजटिंग में हम पास्ट रिकॉर्ड को देखेंगे, उसमें प्लस माइनस करेंगे विद द चेंजेस इन द करंट पीरियड। और मैंने बजटरी कंट्रोल के कुछ क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर में डाल रखे हैं। इवन कॉस्ट शीट का चैप्टर जो हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें भी मैंने बजटरी कंट्रोल के 2-3 क्वेश्चन डाल रखे हैं, या जॉब कॉस्टिंग बोल सकते हैं। जॉब कॉस्टिंग के क्वेश्चन ओवरहेड के चैप्टर में, कॉस्ट शीट के चैप्टर में यहाँ पर डाल रखे हैं। इस वजह से मैंने अलग से एक चैप्टर बैच और जॉब कॉस्टिंग का नहीं बना रखा है, क्योंकि वो जहां जहां जरूरत पड़ी वहां पर मैंने हर जगह डाल दिया। तो इससे क्या फायदा होता है? अगर हमारी कॉस्ट जितना हमने सोचा उससे ज्यादा हो रही है, तो हम लोग अपनी कॉस्ट को लिमिटेड करने की कोशिश करते हैं, है ना, रिड्यूस भी कर सकते हैं हम अपनी कॉस्ट को। बजट हमारे पास अलग अलग तरीके से रह सकते हैं और उसका जिम्मा भी अलग अलग लोगों के पास होता है। जैसे परचेज मैनेजर का काम है परचेज बजट बनाना, है ना। पर्सनल मैनेजर जो एम्प्लॉयज का हिसाब किताब रखता है, उसका है लेबर बजट बनाना। प्रोडक्शन मैनेजर का काम है प्रोडक्शन बजट, साथ साथ मटेरियल कितना रिक्वायर्ड होगा ये सब कुछ बनाना। सेल मैनेजर का सेल से रिलेटेड है। चीफ मैनेजर का कैश बजट है, मास्टर बजट है। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। बजट में आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो हमारा एक्चुअल होता है, एक्चुअल क्या होगा? सबसे पहले हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। दूसरे नंबर पर एक्सपेंसेस होंगे, जैसे लेबर ओवरहेड के खर्चे होंगे, है ना। उसके बाद हमारा प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होने के बाद सेल्स होगी, ठीक है। लेकिन बजट में उल्टा होता है। रीजन क्या है? हमारी कंट्रोल में थोड़ा बहुत, हमारे कंट्रोल में जो है वो प्रोडक्शन है, मतलब हम प्रोडक्शन घटा बढ़ा सकते हैं। सेल हमारे हाथ में बहुत ज्यादा नहीं होती। अगर हमारे हिसाब से सेल हो, सेल हमारे बिल्कुल कंट्रोल में हो, तो हम तो 24 घंटे प्रोडक्शन करा सकते हैं, अलग अलग फैक्ट्री लगा देंगे और जितना मर्जी माल बेचे जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सेल एक लिमिटेड होती है और सेल के हिसाब से ही हमें प्रोडक्शन करना। अगर हम प्रोडक्शन करते चले जाएं और सेल होनी है, तो सारा सामान खराब हो जाएगा। तो बजट बनाते हुए, जब हम बजट बनाते हैं, तो बजट बनाते हुए सबसे पहले हम लोग सेल्स बजट बनाते हैं कि कितनी सेल होने की उम्मीद है। जितनी सेल होने की उम्मीद है उस हिसाब से फिर हम सेकंड नंबर पे प्रोडक्शन बजट बनाते हैं कि इसके लिए हमें कितने प्रोडक्शन की जरूरत होगी, क्योंकि कुछ फिनिश गुड्स भी क्लोजिंग ओपनिंग होगा जो रखना पड़ेगा। प्रोडक्शन के हिसाब से फिर हमें पता चलेगा रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कितनी है, वर्कर की कितनी रिक्वायरमेंट है। उस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से हमें रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। मींस जो काम हमें सबसे पहले करना है बजट में, वो सबसे आखिरी होगा, क्योंकि हम सेल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेंगे। हमारे हिसाब से सेल एडजस्ट नहीं होने वाली है ना। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले बनाना पड़ता है सेल्स बजट।
ये सेल्स बजट बहुत आसान होता है, रीजन बीइंग कि यहाँ पर हमें सेल का है, अंदाजा लगाना है सेल का। तो या तो नया बिजनेस है तो बिल्कुल ही तुक्का लगाना पड़ेगा, पुराना बिजनेस है तो पुरानी सेल में कुछ प्लस माइनस होगा। तो हमें क्वेश्चन में पिछले साल की सेल दे रखी होगी, जैसे यहाँ पर दे रखा है 2016 की सेल दे रखी है और 2017 के बारे में हमें बता रखा है कि हमारे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना कम ज्यादा हो रहा है, यूनिट्स कितनी कम ज्यादा हो रही है। तो हम उस हिसाब से बड़े आराम से बना लेंगे कि भैया कितना माल बिकेगा, कितना प्लस माइनस होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट ए पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में 1250 यूनिट्स सोल्ड हुआ था, 1250 यूनिट्स। अब इस साल उसकी क्वांटिटी 20% कम होने की उम्मीद है। तो अगर 20% क्वांटिटी कम होगी, ये पहले भी लिखा है, तो 1000 यूनिट की क्वांटिटी सेल होगी। तो हम 1000 यूनिट्स लिख देंगे, उसकी सेल कितनी होगी 1000 यूनिट्स। तो ये देखो मैंने 1000 यूनिट्स लिखा हुआ है, लेकिन वो लास्ट में क्यों लिखा वो भी अभी बताता हूँ। तो हमने 1000 यूनिट सेल करनी है। अब हमें लिखा है कि 24 रुपए पिछले साल का रेट था, इस साल 25% बढ़ गया है। तो 24 रुपए में अगर हमने 25% बढ़ा दिया तो 30 रुपए का रेट हो गया। तो रेट 30 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए का हो गया। तो अगर ये नॉर्मल बजट है तो फिर तो ये ऐसा बन गया कि हमारा 1000 यूनिट है, 30,000, और ये सब कुछ नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन है क्या कि हमारे पास अलग अलग एरिया है ना, एरिया के हिसाब से बनाओ। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बनाने। क्या हम मेन किसे मानते हैं? मेन अगर हम एरिया मान रहे हैं तो एरिया एक्स, एरिया वाई, एरिया जेड, उसमें प्रोडक्ट ए बी ए बी ए बी, है ना। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, मेन प्रोडक्ट को ले सकते हैं और उसके अंदर एरिया एक्स वाई जेड ऐसा बनाए, है ना। और बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। क्या प्रोडक्ट ए और बी है, प्रोडक्ट ए Q1, Q2, Q3, Q4 में कितना बिकता है, एरिया एक्स वाई जेड। मतलब हमारे पास इसके इतने परमोटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे बहुत ज्यादा। तो हमें क्या करना है, कोशिश करिए आप एग्जाम में जो जिस फॉर्मेट में दिया है वो फॉर्मेट तो जरूर कंटिन्यू रखें। जैसे प्रोडक्ट ए और बी दोनों वर्टिकल ऑर्डर में कॉलम वाइज दिया हुआ है, तो जो भी सॉल्यूशन आपका आए उसमें ए और बी वर्टिकल कॉलम में तो आना ही चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा गलती होने की चांसेस है। और हम लोगों को जो टाइम पीरियड है वो रो में दे रखा है, तो इसे रो में रखें टाइम पीरियड को, ये तो फिक्स कर दें जैसा क्वेश्चन में दिया है। अब हमें एक्स वाई जेड को एंट्री मानना है, इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है। तो हम क्या पता लगाएंगे, यही तो पता लगाएंगे कि प्रोडक्ट ए कितना एक्स एरिया में बिका, कितना वाई में। हमारे लिए मेन क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। और प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बिक रहा है हमारी ये भी जरूरत होती है। हमें ये नहीं होता कि Q1 में उस एरिया में कितना सेल हो। अगर हम प्रोडक्ट ए बी में मेन प्रोडक्ट ए बी बनाए और इसको ऐसे ना करके हम ऐसा बनाए कि प्रोडक्ट ए मेन है और उसके अंदर एक्स वाई जेड, तो हमारे लिए बेहतर हो। हम इसको ऐसा भी कर सकते थे, देखो बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ मेन टाइम लें उसके अंदर, तो ये क्वेश्चन से डाइवर्जन हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन से डाइवर्जन होता है तो हमारे चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा गलत होने। दूसरा, अगर हम ये कहें जी प्रोडक्ट ए और बी है, यहाँ Q1, 2, ये तो हमें फॉर्मेट क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, अब हमें एक्स वाई जेड एरिया डालना है। अगर हम ये करेंगे Q1 में एक्स वाई जेड, तो ऐसा कुछ भी करने से बचें जिससे बहुत ज्यादा ऑप्शन हो जाए। अब देखो Q1 में 3 डाल दिए, Q2 में 3, Q3 में 3, Q4 में 3, तो ये 12 पार्ट हो गए, ये बहुत ज्यादा हो गया। और अगर आप इसको यहां डालेंगे तो केवल 6 पार्ट ही होंगे। तो प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए और हमारा मेन पर्पस होता है ये प्रोडक्ट इस एरिया में कितना बिक। तो इसलिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में कैसी इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब देखो इस क्वेश्चन में उल्टा हो गया, यहाँ प्रोडक्ट यहाँ दिया है और क्वार्टर टाइम पीरियड यहाँ दिया है।
तो मैं हमेशा ये राय देता हूं कि इस क्वेश्चन में ऐसा ही बनाइए जैसा क्वेश्चन में दिया हो। अगर आप इसे कोशिश करेंगे पलटने की 99% गलती हो ही जाएगी। तो इसको पलटे ना, जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे ही। अब यहाँ पर अगर हमें कोई एरिया दे रखा है तो उसे प्रोडक्ट 1 2 में एरिया वाइज हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं है, यहाँ एरिया है, दो ईस्ट और वेस्ट और प्रोडक्ट है एक्स वाई। तो बिल्कुल आप ऐसे ही रखें जैसा क्वेश्चन में दिया है, कुछ कलाकारी ना कर। तो प्रेजेंटेशन ऐसी ही रखिए। तो सेल बजट तो सब कुछ दे रखा होता है, हमें यही काम करना। अब सेल बजट के बाद दूसरा स्टेप होता है, हमने ये पता लगा ली, अंदाजा लगा लिया कि कितनी सेल होने की उम्मीद है। तो उसके बाद हम फिर अंदाजा लगाना चाहते हैं कि हमारा जो है कितना प्रोडक्शन हमें करना पड़ेगा। कुछ जो सेल होती है वो फिनिश गुड्स की होती है। तो हमने किस चीज का बजट बना लिया, सेल्स का। फिनिश गुड्स की कितनी सेल होगी, ये Q1 Q2 या मंथली कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास पता होता है हमें कि कितना फिनिश गुड्स होना चाहिए ओपनिंग क्लोजिंग। तो इसमें हम प्लस कर देते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स, माइनस कर देते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है जितना ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स था इसमें प्रोडक्शन ऐड होगा, सेल माइनस होगी, तो क्लोजिंग आएगा ना। यहीं से निकाल लिया मैंने क्या, कि मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्शन। तो मैं सेल को इधर ले आया, ओपनिंग स्टॉक को भी इधर ले आया, तो क्लोजिंग और सेल आपस में प्लस हो गए और ओपनिंग माइनस हो गए। अब यहां पर भी कोशिश करें जैसा क्वेश्चन दिया है वैसा ही करें। हमेशा ही मैं आपसे यही कहूंगा कि जैसा हमें क्वेश्चन दिया है कोशिश करें वैसा ही करें, ठीक है। जैसे ए बी सी और डी है, आप इसे ऐसा बना सकते हैं, सेल्स प्लस क्लोजिंग, है ना, माइनस, तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन। मैं आपको यही राय, इवन दो मैंने ऐसा बना दिया प्रोडक्ट ए का सेल प्लस ये, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने ये करा है, लेकिन मुझे ये पता है एग्जाम में स्टूडेंट गलती कर देते। क्या गलती कर देते? जैसे ये है ए, फिर क्या आएगा बी सी और डी, एस्टिमेटेड सेल्स, अब ये ना 10,000 यूनिट है, सही है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है और ओपनिंग माइनस करना, कर दिया। अब पता चला दूसरा आया बी, और हमने क्या करा गलती से, ये बी है ना सेल, हमने जल्दबाजी में पता चला +13,000 कर दिया, -12,000। क्यों? हमारा एक दिमाग है ना, एक पैटर्न पर चलता है। हम प्लस माइनस जो लिख रहे हैं वो कॉलम वाइज लिख रहे हैं। दिमाग क्या करता है, दिमाग को यहां यूं चलाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 10-20 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारा दिमाग क्या कहेगा कि हम लिख रहे हैं इसे ऐसे, तो वो ऐसे ही चलाने की कोशिश करें, तो इसलिए हमसे गलती हो जाए। तो मैं आपको ये राय दूंगा, अगर हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, देखो ए, अब हमें पता है ए में हमने ऐसे ही लिख रहे हैं और ऐसे ही दिया हुआ है, तो हमें दिमाग पर जोर ज्यादा नहीं लगाना। और अब मैं तो ये भी कहूंगा आप ऐसा कर लें, यहाँ प्लस लिख लें एग्जाम में, यहाँ माइनस लिख लें, सो दैट एकदम ही आपके मन में कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तो ये इजीली हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपको कितनी प्रोडक्शन करनी है। एक बार आपको पता चल गया कि आपने कितनी प्रोडक्शन करनी है, तो अब तीसरा स्टेप होता है ये पता लगाना कि प्रोडक्शन जो फिनिश गुड्स की करनी होती है, लेकिन आपको एंड में कहा जाना है, रॉ मटेरियल खरीदना है। तो रॉ मटेरियल खरीदने से पहले और प्रोडक्शन फिनिश गुड्स का पता लगाने के बाद एक बीच में स्टेप आता है जहां पर हमें ये पता लगाना होता है कि हमारा रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम्ड होगा, जिसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। बहुत आसान है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। देखो सबसे पहले हमने सेल, जब मैं पढ़ा रहा था ये बताया, सेल बजट बनाया, सेल का पता लगाया, फिर हमने प्रोडक्शन का पता लगाया। अब मान लिया हमें पता चल गया 2,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की,
और उसमें हमें पता है कि रॉ मटेरियल P और रॉ मटेरियल Q आएगा। उसमें रॉ मटेरियल P हर यूनिट में 2 किलो लगता है, तो हमें 4000 किलो खरीदना पड़ेगा। रॉ मटेरियल Q 4 किलो लगता है, तो हमें ये 8000 किलो खरीदना पड़ेगा। तो ये रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट या रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट निकल कर। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बड़े आराम से निकलता है। कैसे आता है रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट या कंजम्पशन बजट? जितना भी प्रोडक्शन होना है, ये प्रोडक्शन फिनिश गुड्स का होना है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स के एक यूनिट के लिए हमारा कितना माल लगता है, तो हम वो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। जब हमें ये पता चल जाता है कि रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कितना है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना होगा, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे कितना, रॉ मटेरियल परचेज बजट कितना होगा। और रॉ मटेरियल परचेज कैसे होगा? बहुत आसान है, जैसे हमारा सेल बजट से प्रोडक्शन आया था। देखो ओपनिंग स्टॉक होता है रॉ मटेरियल का, प्लस हम इसमें परचेजेस करते हैं, नेट परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग फिनिश रॉ मटेरियल का स्टॉक आता है, तो हमें पता चल जाता है कितना कंज्यूम्ड हो गया, है ना। लेकिन हमें क्या पता लगाना है? परचेजेस। तो परचेजेस का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू के इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमें पता लगाने के लिए कि कितनी परचेजेस करनी है, हम लोगों को क्या करना है? कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, है ना। कितना कंजम्पशन के लिए चाहिए, कितना क्लोजिंग स्टॉक के लिए चाहिए, बाकी कुछ ओपनिंग से आ जाएगा। तो यही बनाया हुआ है कि हमारे को कितना यूसेज की रिक्वायरमेंट है प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो हमें पता चल जाएगा कितना परचेज है यूनिट्स में। फिर उसे परचेज प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना रुपीज में हमारा रॉ मटेरियल परचेज होगा। तो परचेज बजट हमें बनाना आ जाएगा। अब एक बार परचेज बजट बनाना आ गया, तो लेबर बजट अगर हमसे बोला जाए तो ये सब बेस्ड है प्रोडक्शन पर। जैसे प्रोडक्शन होगी कितनी, उस पर लेबर कितने घंटा काम करती है। मान लिया 3 स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है या सेमी स्किल्ड लेबर है, ये 4 घंटा काम करती है, ये 3 घंटा। तो जैसे रॉ मटेरियल होता है 4 किलो 2 किलो 3 किलो, ऐसे ही घंटा है, कौन कौन सी लेबर कितना काम करेगी। तो हम डायरेक्ट लेबर रिक्वायरमेंट बजट बना लेंगे। जैसे रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है, डायरेक्ट लेबर रिक्वायरमेंट कितने घंटे की जरूरत पड़ेगी। फिर उसमें एक आदमी मान लिया रोजाना 8 घंटे काम कर सकता है और हमें रोजाना 800 घंटे काम कराना है, तो इसका मतलब हमें 100 आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो कई बार ये होता है कि नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड वो पूछ लेते, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। हमें ये पता चल गया 800 घंटे काम होगा, 1 घंटे का 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 50 रुपए जो रेट दे रखा है, उससे हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी निकाल पाएंगे, ये लेबर की कॉस्ट भी निकाल पाएंगे। ऐसे ही कोई भी एक्सपेंसेस बजट हो सकता है। अब मान लिया हमसे सेलिंग एक्सपेंसेस बोले तो सेल पर बेस्ड होगा ये, ना कि प्रोडक्शन पर, क्योंकि सेलिंग ओवरहेड तो सेल पर होंगे। तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो सकता है, वो जिस चीज पर बेस्ड हो, फैक्ट्री ओवरहेड हो सकता है जिस पर बेस्ड हो। तो ये तो जो क्वेश्चन कहेगा हम वो बना देंगे। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बजट आता है जिसका नाम है कैश बजट। इस बजट में हमें ये पता लगाना होता है कि कौन कौन से महीने में कितने पैसे की जरूरत है। तो इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, फिर 4 हिस्सों में बांटते हैं। ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, फिर रिसीट लिखते हैं, फिर इसमें से माइनस करते हैं पेमेंट्स, जितनी पेमेंट्स हो रही होती है, फिर हमारे पास आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस, और ये क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड का ओपनिंग बन जाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर हम लोगों को नॉन कैश आइटम नहीं लिखनी होती, जैसे डेप्रीशिएशन वगैरह हमें नहीं लिखना होता है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं आप। जैसे सेल्स है तो सेल में कुछ कैश सेल है, कुछ क्रेडिट सेल है, तो कैश सेल का पैसा तो उसी महीने आ जाएगा सेम मंथ, और क्रेडिट है तो उसमें 1 महीना 2 महीना 3 महीना जैसा क्वेश्चन में बोला है उस हिसाब से पैसा आएगा, है ना। एक सेकंड कॉल का पैसा बीच में आया, वो मैंने रिसीट में लिखा। 4 चीजें हैं रिसीट के अंदर, कैश सेल्स है, डेटर से जो मिला है,
और सेकंड कॉल मनी है सिक्योरिटी प्रीमियम। पेमेंट में क्रेडिटर्स को पेमेंट तीसरे महीने से शुरू हो रही है, इसका मतलब जब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो हमें 2 महीने का उधार मिलता है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। देखो सप्लायर हमें 2 महीने का उधार देता है तो उसकी 2 महीने तक पेमेंट नहीं होगी क्योंकि ये नया बिजनेस है। अगर ये पुराना बिजनेस होता और हम जनवरी के लिए बना रहे होते तो जो नवंबर में माल खरीदा होता उसकी पेमेंट अब हम कर देते। तो हमें उस क्वेश्चन में जनवरी का से है तो जनवरी की बजाय हम लोगों को क्या देगा होगा, नवंबर से अक्टूबर से डिटेल दे रखी होगी क्योंकि वो पेमेंट अब इस बार होगी। कई बार ऐसा दिया होता 50% कैश है 50% क्रेडिट सेल है या परचेजेस है, तो उस हिसाब से वेजेस है 15 महीने 15 दिन का उधार है तो आधी इसी महीना आधी अगले महीना ऐसा करके निकाल लेंगे। बस क्या ध्यान रखना है कि हमें डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं लिखना, नॉन कैश आइटम नहीं लिखनी है, और जो इस महीने का क्लोजिंग आएगा वो अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा। तो जनवरी का क्लोजिंग फेब का ओपनिंग बन गया, फेब का क्लोजिंग मार्च का ओपनिंग बन गया। तो ये काम हमें करना होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होती है, डेटर्स का एडजस्टमेंट थोड़ा सा करना होता है, देखना होता है डेटर्स से कितना पैसा मिल रहा है। तो हमने इसके काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं और हर बार एक ही फॉर्मेट होता है, कितना पैसा आ रहा है कितना। कई बार डेटर्स वगैरह की एडजस्टमेंट ज्यादा होती है कि 20% पहले महीने मिलेगा, एक महीने बाद 30% दूसरे महीने बाद, तो हम वर्किंग नोट में निकाल सकते हैं कि हमें डेटर से जो पैसा मिल रहा है कौन सी सेल का कौन से महीने में कितना मिल रहा है। तो ये कैश बजट होता है, कई बार एग्जाम में कैश बजट से क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद हम डिवाइड करते हैं अपने बजट को फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड बजट जो होता है किसी पर्टिकुलर आउटपुट के लिए बनता है, जिसके क्वेश्चन हमने कॉस्ट शीट में ओवरहेड के चैप्टर में कर रखे हैं। इसमें क्या रहता है कि हमें ये बिल्कुल सेम ऐसे कई क्वेश्चन हमने कॉस्ट शीट में कर रखे हैं। इसमें क्या दे रखा है कि हमारी सेल 15 लाख की है और हमें उम्मीद है 20 लाख की सेल होगी। इट मींस अभी हम 75% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। तो जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है उन्हें डिवाइड बाय 75 इंटू 100 करके 100% के लिए निकाल लेंगे। जो फिक्स्ड है वो उतने ही रहेंगे अनटिल अनलेस अदरवाइज गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहेगा कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी कुछ बढ़ रहे हैं, कम महंगाई की वजह से होते हैं चेंज, तो वो हम लिख लेंगे। वेरिएबल एक्सपेंसेस जो मैंने कहा कि ये मान लिया जैसे मटेरियल है, ये 4.5 लाख रुपए है, ये 75% के लिए 100 के लिए चाहिए। ये तो तब है जब कोई महंगाई कम ज्यादा नहीं हो रही, पर यूनिट यूसेज में कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर हमें अलग से देखो सेकंड पॉइंट में बता रखा है कि मटेरियल का खर्चा 2% बढ़ रहा है, तो ये तो बिना इन्फ्लेशन इफेक्ट के था। अब इसे 2% बढ़ाना है तो 2% ऐड कर दो, प्लस 2% कर दो, या इसको मल्टीप्लाई बाय 102% कर दो, या इसे 1.02 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इस तरीके से करना। देखो मैंने ये कर रखा है, मटेरियल 75% के लिए पहले था और अब हमें 2% और ऐड करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं और आपके पास बहुत सारे मेथड है। आप पहले पर यूनिट निकाल सकते हैं, अगर यूनिट्स दे रखी हैं फिर उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये फिक्स्ड बजट होता है, एक पर्टिकुलर आउटपुट के लिए सेल लेवल पर बनाया जाता है। कुछ होते हैं फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट में क्या रहता है कि हमें अलग अलग आउटपुट के लिए बजट बनाना होगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर हमें बता दिया कि ये 6000 यूनिट के लिए हमें दे रखा है, 6000 यूनिट के लिए हमें दिया हुआ है, और हमें 5 और 7000 यूनिट के लिए बजट बनाना है, और हमें ब्रैकेट में बता दिया कि इसमें कितने परसेंट वेरिएबल है और कितने परसेंट वेरिएबल है, बाकी फिक्स ही होगा, या फिक्स दे दिया तो बाकी वेरिएबल होगा। अब ये बहुत इजी होते हैं। कैसे? आपको एक ही बात याद रखनी, वो क्या, हमेशा हर चैप्टर में कि जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो टोटल में लिखिए, पता लगाइए, और जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो आप अगर आउटपुट दिया तो पर यूनिट पता लगा। बस यही काम आपको। जैसे ये तो वेरिएबल है, मटेरियल 24,000, तो आपको क्या करना है, 24,000 को 6,000 से डिवाइड करके पर यूनिट का एक्सपेंस निकालना है 4 रुपए। ठीक है, अब आपको 5,000 यूनिट के लिए कॉस्ट निकालनी है तो 5,000 इंटू 4, आप 20,000 की कॉस्ट इजिली निकाल पाए। अब जैसे ये है 80% वेरिएबल है पावर का, पावर है 1500,
1500 में से 80% वेरिएबल है तो 1200, 20% फिक्स्ड है तो 300। अब जो 300 है उसे 300 ही लिख दो क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस हमें नहीं दे रखे। और जो वेरिएबल है उसे पर यूनिट निकालो। तो हमने क्या करा, 1200 को डिवाइड किया 6000 से, तो 20 पैसे पर यूनिट आ गया, और उसे 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1000 रुपये आ गया, और 7000 से मल्टीप्लाई किया तो 1400 आ गया। तो ये हर चैप्टर में काम करना है आपको, केवल इस चैप्टर की बात नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जहां पर हमें बता रखा है कि कितना इसमें से फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पर हमें नहीं बता रखा, तो वहां खुद से पहचानना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 है, यहां पर हम कैसे पहचानेंगे, हमें 1,20,000 यूनिट के और 1,50,000 यूनिट पे एक्सपेंस दिए और 140 के लिए बना, तो हमें पहले चेक करना है कि ये वेरिएबल है या फिक्स्ड है। जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, अगर ये वेरिएबल होगा पर यूनिट सेम होगा, तो हमने क्या करा, इसे 264 को 120 से डिवाइड करा और 330 को 150 से डिवाइड किया, और हमें पता चला कि 2 रुपए 20 पैसे आ रहा है दोनों ही सिचुएशन। तो दोनों ही सिचुएशन में ये 2 रुपए 20 पैसे आ रहा है, तो ये वेरिएबल एक्सपेंसेस है, तो हम 1,40,000 यूनिट के लिए भी 2 रुपए 20 पैसे से ही मल्टीप्लाई कर। अब ऐसे ही इनडायरेक्ट लेबर देखा, वो 1 रुपए 25 पैसे आ रहा है, इंस्पेक्शन देखा तो वो 75 पैसा आ रहा है, लेकिन गड़बड़ हुई मेंटेनेंस में। अब मेंटेनेंस में हमने देखा 1,50,000 को मैंने डिवाइड किया 1,20,000 से, तो क्या आया, 1,50,000 डिवाइड बाय 1,20,000 पर यूनिट आया, तो ये आया 1.25, तो ये यहां पर भी 1.25 आना चाहिए। अब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 1.2 आ रहा है, इसका मतलब ये वेरिएबल तो नहीं है और फिक्स्ड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेम नहीं है, ये 1.50 पहले था और अब 1.80 है, तो इसका मतलब ये फिक्स्ड भी नहीं है, ना तो ये वेरिएबल है ना फिक्स्ड है, तो ये है सेमी वेरिएबल। ये कौन सा एक्सपेंस है, सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस में हमें क्या करना है, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, वेरिएबल और फिक्स्ड एक्सपेंसेस को अलग अलग करना है। कैसे अलग अलग करना है उसे सीख लेते हैं, फिर इस चैप्टर में कुछ बचेगा नहीं। जैसे हमें पता है यहाँ पर सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है, हमें पता है वेरिएबल भी नहीं है फिक्स भी नहीं है, इसके अंदर दोनों है, तो वेरिएबल निकालिए, इसमें से क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि हम हमेशा वही करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते। तो चेंज इन कॉस्ट हो रही है, जो 1.50 से 1.80 खर्च हुआ, तो चेंज इन कॉस्ट हुई, ये वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुई होगी, और हमें पता आउटपुट कितना चेंज हुआ, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि आउटपुट में कितना चेंज हुआ, पर यूनिट आ जाएगा डिवाइड करके। तो हमारी जो कॉस्ट चेंज हुई है वो हुई है 30,000, और जो आउटपुट चेंज हुई है 1,50,000 और 120 वो भी 30,000 है। इसका मतलब हमारा 1 रुपया पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, ये बात पता चल गई। अब दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप वेरिएबल कॉस्ट पता लगाओ और दूसरा स्टेप है फिक्स कॉस्ट पता लगाओ। ये है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या पता लगाएं, फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट कैसे पता लगाएं, आपको पता है ना, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है कितना, कोई भी उठा लो, मान लिया 1,20,000 यूनिट के लिए निकाला आपने, कोई भी लेवल 120 या 150 पे, तो ये हमें दिया हुआ 1,50,000, है ना। अब हमें ये पता है कि इसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों है ना। वेरिएबल हम पता लगा चुके हैं, वेरिएबल है 1 रुपए पर यूनिट, तो 1,20,000 यूनिट के लिए 1 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए का खर्चा हमारा वेरिएबल आ जाएगा, तो बचा हुआ क्या होगा, फिक्स्ड। तो 1,50,000 में से 1,20,000 वेरिएबल है, तो 30,000 क्या है, फिक्स्ड। अब आपको क्या करना है, फिक्स टोटल में हमेशा लेकर चलना है, वेरिएबल 1 रुपी पर यूनिट लेकर चलो, तो आगे आ जाएगी हमारी कॉस्ट। 1,40,000 के लिए कॉस्ट निकालनी है ना, तो इसके लिए वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 1,40,000 इंटू 1 मतलब 140, और फिक्स्ड आ जाएगी इसके लिए 30,000, तो टोटल 170 हमारा खर्चा।
तो क्वेश्चन में सेमी वेरिएबल है तो हमें देखना है। इसके बाद ध्यान से देखो, डेप्रीशिएशन है 70 कैश बजट तो है नहीं, तो डेप्रीशिएशन भी लेंगे। कैश बजट होता तो डेप्रीशिएशन नहीं लेते। तो 70 है, इसका मतलब ये फिक्स्ड है, तो अब भी 70 ही लेंगे। तो ये काम हमें इसमें करना होगा। तो इसके क्वेश्चन मैंने काफी आपको दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जीरो बेस्ड बजटिंग एक हमारा थ्योरेटिकल रहता है, उसमें आप एग्जाम में आ जाए तो देख सकते हैं। परफॉर्मेंस बजटिंग और जीरो बेस्ड बजटिंग थ्योरेटिकल रहता है। इसमें हम लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कॉस्ट को कम करें, देखें हम नए तरीके से, पुराना ना लेकर बेस लेकर नए तरीके से करें, तो थ्योरी एक बार आप देख लेंगे। तो ये पूरा चैप्टर था बजटरी कंट्रोल, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसे